12 दिन से पिछले आमरण अनशन पर हूँ। और आमरण अनशन पे अगर मेरे जैसा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो हृदय रोग विशेषज्ञ है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और उसके बाद भी अगर आमरण अनशन पर बैठ रहा है तो इसकी बहुत गंभीर वजह है। क्योंकि इसका मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन में तो कोई कार्डियोलॉजिस्ट बैठेगा नहीं, वो भी सरकारी डॉक्टर। सरकार के विरुद्ध बोलना ही कितना मुश्किल है। बोलना तो छोड़िए, फेसबुक पोस्ट लिखना क्या मतलब, इवन उसको साइलेंट कर दो, ऊपर फ्लाइट में बोला तो बोलना क्या, लोग फेसबुक मेरे पोस्ट को तो लाइक भी नहीं कर पाते, मतलब लिखने का तो बात ही छोड़ दीजिए। और उस कंडीशन में भी मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, किसके लिए बोल रहा हूँ, और इससे किसका भला होगा, और मेरी लड़ाई क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मेरी लड़ाई जो है वो आम जनता के लिए है, क्योंकि मुझे लगता है कि मानव वही है जो दूसरों के लिए जीता है। क्योंकि जानवर भी अपने लिए ही जीता है, हम भी अगर अपने लिए ही जिए तो फिर तो, क्योंकि मानव की परिभाषा जो है वो कहता है कि एक सामाजिक प्राणी व्यक्तिगत होकर कैसे कोई हो सकता है। कोई खुद अपने के लिए जीकर सामाजिक प्राणी कैसे हो। सामाजिक प्राणी बनने के लिए समाज के लिए जीना हो, और समाज मतलब खुद से अलग, जो हमारा नातेदार रिश्तेदार नहीं है उसके लिए भी जीना हो। तो ये लड़ाई जो है आम समाज के लिए है, और मैं अपने आप को एक मनुष्य समझता हूँ, इसलिए आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और लड़ाई क्या है कि इस देश में गरीबी और भुखमरी जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और इसकी वजह से हमारा देश जो है कमज़ोर है, पूरी दुनिया में कमज़ोर है। हम लोग विकासशील राष्ट्र हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में देखें तो हमारे देश के अंदर कई सारे जो है, एक देश में कई सारे देश हैं। कुछ विकसित देश हैं, कुछ विकासशील देश हैं, कुछ अनडेवलप्ड, पूरा ही ना तो विकसित विकासशील बिल्कुल गए हुए, उनका कुछ भी एक इस समग्र देश के अंदर इस तरह से विविधताएं हैं। और विविधताओं की वजह क्या है, वो है जो इकोनॉमिक पॉलिसी को जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो आर्थिक समृद्धि का जो रास्ता है जिसको हम फॉलो करते हैं, वो विकास का जो रास्ता है वो सही नहीं, और उसको कहते हैं भ्रष्टाचारी पूंजीवादी व्यवस्था। भ्रष्टाचारी पूंजी व्यवस्था क्या होता है, इसमें नेता पूंजीपति बनाते हैं और पूंजीपति नेता बनाते हैं। जब नेता पूंजीपति बनाएंगे और पूंजीपति नेता बनाएंगे तो इसी के बीच में विकास दोनों के बीच में घूमता रहेगा, और जलेबी की तरह ऊपर में ही विकास बादल की तरह घूमेगा, ऐसा मेघ जो कभी बरसे ना। जब बरसेगा नहीं तो पानी के लिए ललायित आम जनता कैसे तृप्त होगी। तो विकास जो है ऊपर पे ही घूम रही है, और नीचे के लोगों के साथ क्या हो रहा है वो मैं समझाता हूँ। स्वास्थ्य 95% जनता के पास अगर आप देखेंगे तो अपने जीवन भर अगर पूरी जीवन लगा ले तो 5 लाख से ज़्यादा अपनी सेविंग नहीं कर सकता, बचत नहीं कर सकता। 5 लाख से ज़्यादा बचत नहीं कर सकता। 90-95, 5-10% की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप वो 5 लाख जो अपने जीवन भर में वो बचाता है तो उसके लिए उम्र कितनी जाती है, वो 50 से 60 साल की उम्र में इतना वो पेट काट करके बचाता है। और जब बंदा 50 या 60 साल का हो जाता है उस समय उनके पास 3 समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक है बेटी है शादी करने की, क्योंकि हमारे भारत समाज में कानून कुछ भी कहता हो, जो डॉरी है, जो दहेज है, वो वास्तविकता है, और उसकी वजह से अब बेटी की शादी करना है। एक चुनौती 5 लाख विवाह है। दूसरी चुनौती है कि बेटा भी जवान हो गया है, अब पता नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो जो भी है, अब उसको भी स्थापित करना है तो जीवन में आगे जो है कुछ मजबूती से जीवन सम्मानजनक जी पाए। और तीसरी समस्या जो है, इसी बीच में बीमारी भी हमारे तरफ मुँह लपलपाए हुए खड़ी हो जा रही है। और कोई भी अगर आपको बीमार होते हैं, आप हर व्यक्ति को मरना है, कभी न कभी बीमार होना है। बीमारी कोई अछूता रहेगा नहीं, सबको एक न एक दिन अपने जीवन में मरना ही है। जीवन की असली सच्चाई, आखिरी सच्चाई। जैसे आप बीमार पड़ते हो तो आपको इलाज के 2 रास्ते दिखाई देते हैं। या तो आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं,
या तो आप निजी अस्पताल में जाएँ। सरकारी व्यवस्था अगर आंकड़ों को देखें तो 15% लोगों को ही सुविधा दे पाती है, यानी कि आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है, हेल्थ एक्सपेंडिचर, यानी अपने पैसों से खर्च करके इलाज कराने वाले लोगों की जो संख्या है वो 85% आबादी है। और 85% आबादी प्राइवेट अस्पताल में जाकर इस बीमारी के बाद इलाज कराने के लिए पहुंच जाते हैं। जब वो अस्पताल को पहुंचते हैं तो उसमें होता क्या है, अगर आप 5 दिन किसी भी निजी अस्पताल में गंभीर बीमारी के साथ भर्ती हो जाइए, आप 5 लाख उड़ गए, ज़्यादा गए तो और कर्जदार भी बने। तो अपने जीवन में जो ये 90-95% पूरे जीवन भर अपने संघर्ष कर विकास के एक रास्ते पर आगे बढ़े, उनको फिर ये बीमारी के डंस ने ऐसा डसा जैसे कि सांप सीढ़ी के खेल में 99 बार आपको सांप डसता है तो सीधे जीरो पहुँचाता है। ये अपने विकास के मार्ग में फिर जीरो, और फिर आप अगली पीढ़ी वहीं से शुरू करेंगे। और उस समय फिर जब ख़त्म होता है तो बेटी को फिर शादी करना, दवाखाना, बेटे का समस्या, सारी परिस्थितियों समस्याओं में उलझा हुआ समाज, इसको कहते पॉवर्टी ट्रैप। आदमी गरीबी की जाल में फंस जाता है और गरीबी अमीरी की कोशिश, गरीबी अमीरी और पिछला फुटी चलता रहता है। इसको दूर करने के लिए अगर हम एक ऐसी व्यवस्था लागू कर दें जो कि हमारे पैसे से लागू हुआ, कहते हैं फ्री में, मैं फ्री शब्द इसलिए यूज नहीं करता हूँ क्योंकि वो आपका पैसा है। आपका पैसा आपके लिए फ्री कैसे हो सकता है? आप टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स पेयर हैं, इस भारत का हर व्यक्ति टैक्स पेयर है। कोई भी इस समाज में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो टैक्स पेयर नहीं है। सरकार और पूंजीपति एक गलत अवधारणा समाज के अंदर फैलाता है कि तुम खैरात बांट रहे हो, जैसे वो बांट रहे हो सारा पैसा, उसके बाद क्या कर रहे हैं, फ्री में हो रहा है। फ्री में कौन सा रहा है? और ये भी कहता है टैक्स पेयर तो 1-2 करोड़ टैक्स देता है, बाकी तो टैक्स ही नहीं देता। सारी छूट है कि हर आदमी जो कुछ भी खरीदता है वो टैक्स देता है। तेल भरवाते हैं, सभी आदमी गाड़ी चलाते हैं, टैक्स, आधी तो टैक्स है। खाना खाते हैं, पेस्ट खरीदते हैं, व्यंजन खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, टैक्स देते हैं। हर आदमी टैक्स पेयर। तो ये जो टैक्स पेयर से आपको 50 लाख करोड़ हर साल इकट्ठा होता है, उसमें से 5 करोड़ यानी 10% हिस्सा आप स्वास्थ्य, ये जो बीमार हो रहा है, कमज़ोर और लाचार हो रहा है, उस पर धन का आवंटन करेंगे। जब आप ये 5 लाख करोड़ उन्हीं का पैसा उन्हीं को ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, तो ये जो फिसली का दौर ख़त्म हो रहा था शुरू, आदमी अस्पताल में जाएगा, अपना आई कार्ड दिखाएगा कि देखो मैं भारतीय हूँ, और अस्पताल जो है वहाँ पर इलाज करना चालू। और जब वो छुट्टी हो के घर लौटेगा, 1 रुपया भी नहीं लगा, इलाज हो गए, और आएगा बेटा को नौकरी दिलवाएगा, बेटी की शादी करेगा, सम्मान से पूरा जीवन जी लेगा। अगला जनरेशन ये 5 लाख से आगे चलेगा, ना कि 0 से। फिर उसका अगला जनरेशन उसके आगे से। ये पॉवर्टी के ट्रैप को तोड़ेगा। कोई जाति धर्म की यहाँ बात नहीं, हर जाति हर धर्म के गरीबी उन्मूलन योजना है। आप बताइए कि अगर मेरे आमरण अनशन करने से, अगर आप लोग की इस मुहिम, आप लोग द्वारा इस मुहिम को गांव-गांव पहुंचाने से इस देश का 5 करोड़ आदमी हर साल गरीबी की रेखा से ऊपर आ जाए और हमारा देश अगले 10 या 15 साल में संपूर्ण गरीबी मिटा दे, इस देश से गरीब मिटाने के बदले, तो क्या वो कार्य हम लोग को नहीं करना चाहिए? अब आपको समझ में आया कि मेरा जैसा आदमी पढ़ा लिखा क्यों आमरण अनशन कर रहा है, क्यों अपनी जान की परवाह नहीं किया हुआ। लेकिन 5 करोड़ जान से मेरी अकेले की जान कीमती नहीं है, उन 5 करोड़ की जान हमसे ज़्यादा कीमती है। और उन सबको गरीबी से, भुखमरी से, बेरोजगारी से, लाचारी से, बीमारी से अगर दूर करना है तो उनका रास्ता है पहला स्वास्थ्य मंत्री। ये नीतियाँ पक्ष हो या विपक्ष, जो भी सरकार बनाए उसको लागू करना चाहिए या नहीं लागू करना चाहिए? लागू करना चाहिए। सिंपल बात, तभी मैं लड़ रहा हूँ। दूसरी बात, स्वास्थ्य के बाद शिक्षा का अधिकार। अगर आप स्वस्थ हैं, अब आपके पास मानव, देखिए पूरी दुनिया में जो भी कर रहा है, आज जितने भी आविष्कार हुए, चाहे तोप बनाए, रॉकेट बनाए, न्यूक्लियर बम बनाए, जो इतने ब्रिज बनाए, हवाई जहाज बनाए, जो भी चीज़ बनाया मानव ने बनाया। और किस मानव ने बनाया? जो मानव पूंजी में तब्दील हो गया। क्वालिटी जिनके पास है, वो क्वालिटी हर आदमी जो इस देश में पैदा लिया है, उसके पास ये प्रतिभा है
कि वो इस देश को बदल सकता है। मैं खुद में अपना